Subscribe my channel Story King 2.0 Ghost in a Village Story King CH4 उमड़ता साया प्रिया सोचते सोचते घर की तरफ चल पड़ती है, पर पेट के पास आकर अचानक प्रिया के कदम थम जाते हैं और उसे वहां किसी और के होने का आभास होता है। जैसे सी वो आगे बढ़ती है, उसके सामने एक चेहरा आता है जो कि कोई और नहीं उसका पति आर्यन था। अचानक से आर्यन को देख वो कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, पर आर्यन उसे देर रात बाहर देखकर काफी परेशान था। उसके मन बहुत सी बातें चल रही थी। आर्यन मन में सोचते हुए, इसे हुआ क्या है, मंदिर से आई है जब से परेशान सी है और अब इतनी देर रात को घर से बाहर है। इसे बताया था मैंने बाहर खतरा है तब भी भर आई हुई है, कोई तो बात है। थोड़ी देर सोचने के बाद आर्यन ने प्रिया से पूछ ही लिया, आर्यन तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया, वो मुझे किसी की आवाज आई और उसने मुझे बाहर आने को कहा तो मैं बाहर आई तो मैंने देखा। आर्यन प्रिया की बात को काटते हुए, तुम्हें किसी ने बाहर आने को कहा और तुम बाहर आ गई? तुम्हें पता है ना गांव में क्या हो रहा है? अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो मेरा क्या होता? थोड़ा तो ख्याल रखा करो। प्रिया, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक हूँ मैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन, अभी तुम घर चलो, घर जाकर बताना जो बताना चाहती हो। प्रिया, ठीक चलो घर। थोड़ी देर में ही दोनों घर आ जाते हैं। घर में आने के बाद भी आर्यन को प्रिया नहीं बता पाती है, दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आर्यन और बाबा जी बाहर बैठे थे और बाबा जी तब आर्यन से पछताए हैं, कल तुम्हारी पत्नी ने क्या देखा? आर्यन, बाबा जी उसने तो कुछ नहीं देखा, उसे आवाज आई थी किसी की, इसलिए वो बाहर चली गई थी। थोड़ी देर में ही उसे मैं वापस लिया। बाबा, तुमने उसे पूछा? वो तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। आर्यन, हाँ बाबा जी, कल रात कुछ कहना तो चाह रही थी पर काफी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। बाबा, तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है, वो अच्छे से समझती है उसे कब क्या कदम उठना है। उसकी चिंता मत करो, भगवान उसके साथ है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आर्यन, जी बाबा जी। बाबा जी और आर्यन आपस में बात कर रहे थे, तभी आर्यन को रात वाली आवाज फिर सुनाई दी। आवाज सुनते ही प्रिया घर से बाहर की तरफ भागती है। जैसे ही प्रिया बाहर आती है वो देखती है कि बाहर गांव के सभी लोग आए हुए थे। गांव के लोगों की वजह से वहां काफी भीड़ थी, जिस वजह से प्रिया उस आदमी को नहीं पहचान पाती है। गांव के लोग बाबा जी से मिलने आए थे। अमन ने गांव के सभी लोगों को बाबा जी के बारे में बताया। आर्यन ने ही अमन को बोल बोलकर सभी लोगों को बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही बाबा और आर्यन भी बाहर आ जाते हैं। बाबा, आप सभी लोग मुझे नहीं जानते पर मैं आप लोगों को जानता हूँ, कौन किस दिशा में है सबका पता है। आप में से बहुत से लोगों की जान खतरे में है, किसी की गलती पूरे गांव के लोगों के लिए खतरा बनकर आई है। मैंने मंत्रों की सहायता से ये बने हैं। बाबा के हाथ में एक घा था, इससे हम उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। इससे उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी और हमें उसे लड़ने में मदद मिलेगी, इसलिए इसे मैं अपने साथ लाया हूँ। आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, रात के समय अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, आपके लिए वो जान का खतरा बन सकता है। भीड़ में से एक आदमी बोला, ऐसा क्या है बाबा जी जो रात को ही खतरा बनेगा? और वैसे भी हमें बहुत से काम होते हैं जिनके लिए हमें बाहर जाना होता है। ये शहर से पाई करके आया था, इसका नाम सुमित था। सुमित ऐसी चीजों में भरोसा नहीं करता था। बाबा, बच्चे कुछ चीजें अपने समय पर ही होती है और अपने समय पे ही समझ आती है, तुम्हें भी समझ आ जाएगी। सुमित, बाबा जी आप भी कुछ भी बोलते हैं, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद सुमित अपने घर चला जाता है। बाकी सब लोग वही रहते हैं क्योंकि उनका इन चीजों पर भरोसा था। बाबा जी उन्हें बताते हैं, आपके गांव में किसी साय का वास है जो आप लोगों से बदला लेना चाहते हैं। आपके और आपके पूर्वजों के द्वारा की हुई गलती आज आप सभी के सामने आ रही है। अब देखना है कि ये आप लोगों पर कितनी बड़ी भरी पड़ती है। इसके बाद बाबा और बाकी सब लोगों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात सुमित घूमने के लिए खेतों की तरफ चला जाता है। घूमकर खेतों से निकलकर जैसे ही सुमित सड़क की तरफ बढ़ता है, मौसम खराब हो जाता है, जोरों से आंधी चलने लगती है। तभी अंधेरे में एक साया उमादता है जो किसी और का नहीं हिमांश का था। हिमांश के जले हुए चेहरे को देखकर सुमित बुरी तरह डर जाता है और डर की वजह से वही गिर जाता है। जैसे ही सुमित भागने के लिए खड़ा होता है, सारे खेतों में आग लग जाती है और जोर जोर से हंसने की आवाज सारे माहौल में फैल जाती है। उसी समय सुमित को अपनी गलती का एहसास होता है जो उसने बाबा की बात ना मानकर की थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। खेतों के साथ अब सुमित भी आग में जलने लगा था। धीरे धीरे सुमित भी जलकर मर चुका था। सुमित के मरते ही साया वहां से गायब हो गया और थोड़ी देर में ही वहां का मौसम भी साफ हो गया। मौसम साफ होते ही वहां कोई और आया। अंधेर की वजह से अब तक उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था।
तुरंत ही वहां एक औरत की परछाई भी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मनो वो दोनों साथ में ही हो। दोनों बात करने लगे। तभी आदमी बोला, ये तो मर गया, और कितनी मौतें होंगी। हमें जो मारना है वो कब मरेगा उसका मरना जरूरी है। जब तक वो नहीं मरेगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। आखिर कौन था ये और यह मारना किसे चाहता था और इसके साथ वो औरत कौन थी? चैप्टर 5 आखिर कौन था मीर? यहाँ सुमित की मौत हो चुकी थी, जिस बारे में अभी गांव के लोगों को खबर तक नहीं थी। सुमित के घर सुमित का भाई उसके लिए परेशान हो रहा था। सुमित को काफी देर हो चुकी थी, जिस वजह से वो डर रहा था। सुमित के साथ वही हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका भाई उसे ढूंढने निकल गया। मीर सुमित का बड़ा भाई था, जो बचपन से ही गांव में रहा है। उसने गांव के बारे में पहले भी बहुत सी चीजें सुनी थी, जिसकी वजह से उसे डर था। आखिरकार मीर ने सुमित को ढूंढ लिया। सुमित को इस हालत में देखकर मीर की मानो जिंदगी ही ठहर गई हो। सुमित के शव को देखकर मीर बहुत रोया। उसने अपनी जज्बात को संभालते हुए कहा, मीर, जो तेरे साथ हुआ वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा छोटे। मीर चिल्लाते हुए, तुम जो कोई भी हो, इंसान या फिर कोई बुरा साया, ये याद रखना आज तुमने मेरे भाई को मारा है। इसकी मौत तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। अपने भाई को अपने हाथों में उठकर मीर गांव की तरफ चला आता है। गांव में घुसते ही लोग उसे देखने घर से बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उधर आ जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे गांव में धीरे धीरे करके सभी की मौत होती जा रही है। इस तरीके से तो हमारा गांव शमशान बन जाएगा। दूसरा आदमी, सही कह रहे हो भाई, पर गलती तो सुमित ने भी की थी। बाबा जी ने मना किया था रात को बाहर निकलने के लिए, पर उसने नहीं मानी। अब भुगत लिया उसका अंजाम। तीसरा आदमी, भाई ये समय इन बातों का नहीं है। कम से कम जगह और हालत को देखकर चीजें बोलना कब सीखोगे तुम लोग? इस समय जरूरी है मीर को संभालना। उसका तो सोचो, उसका तो दुनिया में सिर्फ उसका भाई ही था जो आज नहीं रहा। तभी आर्यन उधर आता है और बोलता है, मीर अकेला नहीं है, मैं मीर के साथ हूँ। मैं मीर का परिवार हूँ, मैं मीर का भाई हूँ। तभी मीर आर्यन के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। ये देखकर प्रिया की आंख भर आती है। इस सब के बाद गांव के सभी लोग घर चले जाते हैं, पर मीर, आर्यन, प्रिया और बाबा जी वही रहे। तभी बाबा जी आर्यन से बोलते हैं, आर्यन, हमें इसके खिलाफ लड़ाई की तैयारियां करनी होगी, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। जिसका फैसला तुम्हारे हक में आएगा या नहीं ये तुम्हारी तैयारी से ही पता चलेगा। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें हरा सकती है। मीर, बाबा जी, शायद मैं जानता हूँ ये कौन कर रहा है, इसमें किसका हाथ है? आर्यन, कौन? मीर, हिमांश। आर्यन चौंकते हुए बोला, हिमांश, ये कौन है? मीर, ये एक पुरानी कहानी है। प्रिया, मैं ये कहानी जानती हूँ। आर्यन, तुम कैसे जानती हो और ऐसा क्या हुआ था? प्रिया, मुझे ये पंडित जी ने बताया था कुछ दिनों पहले। प्रिया और मीर आर्यन को ये पूरी कहानी बता देते हैं। ये सब जानने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं कि उनकी जंग एक साय से है। थोड़ी देर में वे घर में आ जाते हैं। बाबा जी और मीर अकेले कमरे में थे, प्रिया और औरन अपने कमरे में थे। तभी मीर बाबा जी से बोलता है, आप तो सब जानते हैं, आपको तो पहले ही आभास हो जाता है, तो आप हमें बता क्यों नहीं देते आगे क्या होने वाला है? कम से कम होके उसके लिए तैयार रहे। बाबा, बेटा, ये सब तो भगवान के हाथ में। अगर मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ तो इसका असर सब जगह पड़ेगा। ये सच्चाई की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ जगह पर मार्गदर्शन करूंगा, और अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तुम अब इस सब के लिए सिर्फ एक जरिया हो, जो सिर्फ कुछ जगह मदद करने के लिए हो। असल में ये लड़ाई तो किसी और की है। हम और तुम तो सिर्फ सहायक है, पर तुम्हारा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मीर, बाबा जी, क्या आप ये भी नहीं बता सकते ये लड़ाई किसके है? बाबा, लड़ाई तो बेटे जिसकी है उसे भी करनी है और तुम्हें भी, पर इसे रोकना सिर्फ उसके हाथ में जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है। मीर, पर राजा जी तो मर चुके हैं। बाबा, हाँ वो तो मर गए, पर उनके परिवार का ही अंश ये सब खत्म कर सकते हैं। मीर, क्या? कहाँ है वो? आप मुझे बताएं, मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। बाबा, अभी उनका यहाँ आने का समय नहीं हुआ है। जैसे अपने समय से हम दोनों इस जंग में शामिल हुए हैं, वो भी अपने समय पर खुद आ जाएंगे। तुम्हें तो कहीं और जाना है। मीर, कहाँ? बाबा, अभी तुम्हें पंडित जी के पास जाना है और उनसे पता करो क्या कोई और ऐसी कड़ी थी जो अभी भी हो जिससे हमें पता चल सके। मीर, ठीक है बाबा जी, मैं जाता हूँ। थोड़ी देर में ही मीर पंडित जी के पास जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी खबर दिया है, बेटा अनर्थ हो गया, पंडित जी की मृत्यु हो गई। मैं अभी उनके घर से ही आ रहा हूँ। मीर तभी भागता हुआ पंडित जी के घर पहुंचता है।
वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि पंडित जी की 2 दिन से तबीयत ज्यादा खराब थी। पंडित जी उस समय से ही थे जहां से ये कहानी शुरू हुई। मतलब जब हिमांश के पिता की मौत हुई तब से काफी ज्यादा उम्र होने की वजह से उनकी तबीयत खराब थी और उसी वजह से उनकी मौत हुई। ये सब जानने के बाद मीर बाबा के पास जाने के लिए चल पड़ा। दूसरी तरफ प्रिया और आर्यन शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में मीर घर आ जाता है। मीर को परेशान देखकर आर्यन और प्रिया उसके पास आ जाते हैं। तभी मीर बाबा के पास चला जाता है। उसके साथ साथ प्रिया और आर्यन भी वहां आ जाते हैं। तभी मीर बाबा जी को पंडित जी की मौत के बारे में बताता है। बाबा मुस्कुराते हुए बोलता है, मौत तो जिंदगी का एक सच है, एक ना एक दिन सबकी जिंदगी में ये दिन आना ही है, तुम परेशान मत हो। मीर, पर बाबा जी फिर हमें पता कैसे चलेगा? तभी प्रिया उनसे पूछती है, क्या पता चलना है? मीर, बाबा जी ने मुझे पंडित जी के पास भेजा था ऐसी कड़ी जाने के लिए जो नहीं जानते हम। ऐसी कौन सी कड़ी थी जिसके बारे में बाबा जी ने मीर को जननी भेज था? CH6 अनसुलझी कड़ी। सब पंडित जी की मौत को लेकर बात कर ही रहे थे। सभी घर में वापस आ जाते हैं। तभी आर्यन और मीर बात करते हैं। मीर, आर्यन, मुझे लगता है हमें बाहर निकलकर पता करना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर बैठे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। आर्यन, बात तो तुम्हारी सही है, पर इसमें खतरा भी है। मीर, हमें खतरा लेना होगा। बिना खतरा लिए हम पता नहीं कर पाएंगे वो कौन है, क्या चाहता है, उसका अंत कैसे होगा, कुछ भी तो नहीं पता हमें। आर्यन, पहले हमें इस बारे में बाबा जी से राय ले लेनी चाहिए। मीर, ठीक है। ग्रेटर देन। इसके बाद आर्यन और मीर बाबा के पास चले जाते हैं। वहीं प्रिया ये सब सुन रही होती है। प्रिया को डर था कभी आर्यन को कुछ ना हो जाए, इसलिए प्रिया उन्हें रोकते हुए बोलती है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। बाहर खतरा है, ये जानने के बाद भी आप बाहर कैसे जा सकते हैं? और आर्यन, आप तो जानते हैं मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे जो भी हो जाए आप कहीं नहीं जाएंगे। आर्यन, कुछ नहीं होगा मुझे, वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मीर मेरे साथ है। और अभी हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, उनसे राय लेने के बाद हम जाएंगे। परेशान मत हो मीर, आप फिक्र ना करें, मैं आर्यन को सही सलामत घर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी आर्यन और मीर बाबा के कमरे में आ जाते हैं। तभी बाबा जी को इस बात का एहसास हो चुका था। आर्यन और मीर किस बारे में बात करने आए हैं? बाबा, आओ बच्चों बैठो। तभी तीनों उधर आकर बैठ जाते हैं। मीर तभी बाबा को जाने के लिए पूछने ही वाला था। तभी बाबा बोलते हैं, नहीं बाबा, अभी सही समय नहीं है, मेरी मानो तो पहले तुम्हें उस इंसान के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ही है जिसकी सहायता से तुम उससे लड़ाई लड़ सकते हैं। तभी प्रिया बोली, बाबा, क्या आप नैना के बारे में बोल रहे हैं? मीर और आर्यन प्रिया को हैरानी से देखते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, हाँ, मैं नैना की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही ऐसी कड़ी है जो कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी हुई है। अगर हम उसका पता कर ले तो लड़ाई में कुछ आसानी हो सकती है। आर्यन बोलता है, पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? शायद मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, मीर ने कहा। आर्यन, तुम कैसे ढूंढोगे? मीर, अभी कुछ दिनों पहले मैं खेतों से थोड़ी दूर गया था किसी काम से, वहां मैंने एक झोपड़ी देखी। ऐसे गांव से अलग कोई नहीं रहते हैं, वहां सिर्फ वो एक ही झोपड़ी थी, शायद हमें वहां से कुछ पता चल जाए। बाबा, तो कल तुम दोनों वहां जाकर पता करना वहां कौन है। दोनों साथ में बोलते हुए, ठीक है बाबा जी। दाता यूजर 0com सैमसंग Android.app Notes Files clipperta_bodytext_230,705_121,748_162 SDOCX। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ही मीर और आर्यन उस झोपड़ी के पास चले जाते हैं। रास्ते में ही उन्हें अमन मिल जाता है। अमन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? मीर, वो हम जरा किसी काम से जा रहे हैं, आकर बताते हैं। आर्यन, अरे ये मेरा दोस्त है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। अमन, वो हम खेतों से दूर जो झोपड़ी है उधर जा रहे हैं। अमन, ठीक है तुम जाओ। मीर, तो तुम भी चलो, हमारे साथ चलो। अमन, वो मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। आर्यन, ठीक है मीर, हम चलते हैं। आर्यन और मीर वहां से चल पड़ते हैं। वही अमन भी चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। आर्यन दरवाजे को खटखटाता है। झोपड़ी में से कोई बाहर नहीं आता है। दरवाजा खुला हुआ था। आर्यन और मीर अंदर आ जाता है। वही दूसरी तरफ प्रिया पंडित जी घर गई हुई थी, ताकि उसे वहां से कोई और खबर मिल सके। पंडित जी के परिवार वाले उनके गुजरने के बाद काफी दुखी थे, जिस वजह से वो मंदिर गए हुए थे।
घर पर कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर प्रिया घर में घुस चुकी थी। काफी तलाश करने के बाद भी प्रिया को वहां कुछ नहीं मिला। तभी प्रिया वहां से लौटने लगी, पर जैसे ही प्रिया वहां से लौटने लगी वहां जोर से हवा चलने लगी, जिसकी वजह से खिड़कियां खुल गई। हवा की वजह से वहां लगा हुआ शीशा टूट कर गया। प्रिया जैसे ही शीशे में देखी, उसे वहां एक कैलेंडर दिखाई दिया जो ठीक ऊपर की तरफ था। ये देखकर प्रिया सोच में पड़ गई, कोई शीशे को ऊपर कैसे लगा सकता है। प्रिया ने जल्दी से उस कैलेंडर को नीचे उतर लिया। जैसे ही प्रिया ने कैलेंडर मुड़कर देखा, उसके पीछे उसे एक पहेली मिली। कैलेंडर के पीछे लिखा हुआ था, सांस के लिए मैं हूँ, आस के लिए मैं हूँ, दिन और रात का मैं साथी, तुम्हारे हर दुख का मैं आदि, मैं रहता हूँ सबकी नजरों के सामने, मुझसे ही हो जाएंगे तुम्हारे आसान रास्ते। ये पढ़ने के बाद प्रिया सोच में पड़ गई। थोड़े ही देर में पंडित जी के परिवार वाले घर की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से प्रिया को जल्दी ही वहां से जाना पड़ा। वहां से निकलकर प्रिया अपने घर की तरफ चल पड़ी और घर जाकर प्रिया ने वो कैलेंडर बाबा जी को दिखाना चाहा, पर जैसे ही वो कमरे में गई उसने देखा कि बाबा जी घर में थे ही नहीं। काफी ढूंढने के बाद भी जब बाबा जी नहीं मिले तो प्रिया शांत होकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में प्रिया अपने काम में लग गई, पर प्रिया का ध्यान अब भी उसी तरफ था। प्रिया को यकीन था कि वो उसकी ही परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है। प्रिया ने उस कैलेंडर को बाबा जी कमरे में ही रख दिया था, ताकि जब बाबा जी आए तो वो उसे देख सके। थोड़ी ही देर में प्रिया को फिर किसी की आवाज आई, जो उसकी छत से आ रही थी। प्रिया तुरंत छत पर भागी। वहां कोई पहले से ही खड़ा था, जिसका प्रिया चेहरा नहीं देख पाती है। तभी वो आदमी बोलता है, क्या हुआ प्रिया? कैलेंडर पर पई पहेली को लेकर परेशान हो? समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है उसका? तुम अभी जहाँ खड़ी हो उस कैलेंडर पर लिखी पहेली के सामने ही हो, सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए, जवाब तुम्हारी आंखों के सामने ही है। आखिर ऐसा क्या था जो प्रिया की आंखों के सामने ही था? टू बी कंटिन्यू एपिसोड 7 स्टोरी किंग। सब्सक्राइब माई चैनल।